डॉक्टर एजाज अनवर, मुसव्विर, माहिर तामीरात, अदीब, माहिर नशरियात, फ़नून आलिया के उस्ताद। हमारे बीच मौजूद एक शख्स जिसने लाहौर शहर की गलियों, झरोकों और रंगारंग पतंगों से भरे आसमान को अपने तख्लीकी जुनून से सैकड़ों वाटर कलर तस्वीरों में दस्तावेज कर दिया। 1946 में पैदा हुए पाकिस्तान के मायानाज कार्टूनिस्ट अनवर अली डॉक्टर एजाज अनवर के वालिद थे। पाकिस्तान टाइम्स में 30 बरस तक हर सुबह चंद तीखी लकीरों में हम नन्हा के नाम से जो कार्टून देखते रहे, उनके पीछे एजाज अनवर ही की चुलबुली शबीह कारफरमा थी। एजाज अनवर ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। तुर्किया से मुस्लिम फन्ने तामीर में डॉक्टरेट मुकम्मल की। तुर्की, इटली और युगांडा में तदरीस के अलावा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कई नस्लों को आर्ट की तालीम दी। लाहौर सदियों से अहले दिल का महबूब शहर रहा है। लाहौर रा बजा बराबर खरीद आईम। डॉक्टर एजाज ने बदलते फैलते लाहौर में अपने अनफास की खुशबू शामिल कर दी। कभी टोलेंटन मार्केट का तहफ़्फ़ुज़ तो कभी बनती बिगड़ती सड़कों पर तारीखी इमारतों की हिफाजत, कभी रेडियो पर लाहौर की यादें तो कभी रंगारंग तहरीरों में खोए हुओं की जुस्तजू। नन्हा हाउस के नाम से अपने स्टूडियो में बैठे डॉक्टर एजाज अनवर हमारे दरमियान इल्म, हुस्न, तख्लीक और रवादारी का इस्तारा है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत मसूद, और आज हम लाहौर के जनूबी हिस्से में नन्नाज हाउस में बैठे हैं। नन्ना का मतलब है अनवर अली। अनवर अली जिन्होंने पाकिस्तान के आगाज़ से कम से कम 3 दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासी और तमद्दनी तारीख को पाकिस्तान टाइम्स के सफ़ात पे दस्तावेज़ किया। उनके साहबजादे डॉक्टर एजाज अनवर अब लाहौर के उन एहसास शख्सियात में से हैं जिनसे शहर पहचाने जाते हैं। वो हमारे उस्ताद हैं, वो मुसव्विर हैं, वो माहिर तामीरात हैं। वो लाहौर शहर की तहज़ीब को प्रिज़र्व करने में, महफूज करने में उनका किरदार जो है वो तारीख़ी है, और हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि हम डॉक्टर एजाज अनवर से इस्तिफ़ादा करें और कुछ सवालात करें। डॉक्टर साहब, आम तौर से कहा जाता है कि बड़े बाप का बेटा होना बड़ा कठिन इम्तहान हो जाता है, लोग मुवाजना करते हैं। तो अनवर अली आपके वालिद मोहतरम बहुत दर्जा अव्वल के कार्टूनिस्ट भी थे, कहानीकार भी थे, और उनका एक सियासी किरदार भी था, क्योंकि वो बहुत कमिटेड डेमोक्रेट थे पाकिस्तान में। आपको कैसा लगता है, आप किस तरह से देखते हैं उनके कहानीकार होने को, कार्टूनिस्ट होने को? पहले तो ये मैं शुरू करना चाहूँगा कि लोग मुझे पूछते हैं ये नन्ना नाम क्यों रखा जी। ये पॉकेट कार्टून का। उन्होंने कहा कि बच्चा मासूम होता है, बाद में ज़माना उसको ख़राब करता है, लिहाजा बच्चा सच बोलता है। तो नन्ना जब पैदा हुआ था तो अमीर आदमी का बच्चा जब पैदा होता है उसके मुंह में सिल्वर स्पून होता है। नन्ना जब पैदा हुआ तो उसके मुंह में थर्मामीटर था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको इलेक्शन फीवर है। तो कहने लगे बस यही है कि इलेक्शन फीवर चलता है, इलेक्शन कभी होने नहीं दिए गए फ्रॉम डे 1 टिल टुडे। यस। तो वो उनका मिशन यही था कि
पुराने सियासतदान रिटायर होते जाएं, नए सियासतदानों की ट्रेनिंग होती जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम चल पड़ेगा। राइट। दूसरी तरफ यह है कि वाले साहब भी कुछ वाटर कलर करते थे, शिमले में भी थे और राशनिंग दफ्तर में भी क्लर्क थे। उनको चावल क्लर्क कहते थे, क्योंकि शादी ब्याह के मौके पर परमिट लिख के देते थे, इतने सेठ चावल दे दो, उनको चौल क्लर्क कहते थे। तो पाकिस्तान टाइम्स 4 फरवरी 1947 में पहला शुमारा रहा है। राइट। तो वहाँ पे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने फैज साहब की रिकमेंडेशन पर इनको कार्टूनिस्ट रख लिया। वो उन्होंने मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने कहा था आपको तनख्वाह वही देंगे जो आप राशनिंग दफ्तर में लेते थे। तो वह वाल साहब कहते मैं 248 रुपए लेता था, मैंने 2 रुपए का झूठ बोला, मैंने 250 कह दिया। उसके बाद सालों खतो किताबत चलती रही। वो सब एडिटर कहते थे वो एक कार्टूनिस्ट सब एडिटर की तनख्वाह मांग रहे हैं, यानी पीटी मास्टर और ड्राइंग मास्टर को अगर स्केल ही। तो जब इधर आते हैं कि एक ड्रीम जॉब मिल जाए किसी को, जो इधर उधर धक्के खाता फिर रहा है, समझो कभी क्लर्क इधर लग गया, कभी मिलिट्री अकाउंट्स में चला गया, राशनिंग में चला गया। जब उसको ड्रीम जॉब मिल गया तो फिर उसकी वो जो तुग़यानी रुकी हुई थी वो फिर फुलेस्ट एक्सप्रेशन। फुल एक्सप्रेशन तो लुधियाने से भी शुरू हुआ था। कार्टून बनाते थे, उन्होंने अंग्रेज प्रिंसिपल का एक कार्टून बना के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया लुधियाने में। तो उनकी पेशी हो गई, तो उनके क्लास फेलो जाहिर है बड़े खुश हुए होंगे बाहर बैठे हुए कि आज अनवर है नहीं जी, गोशमाली होगी। गोशमाली होगी। तो अंग्रेज प्रिंसिपल ने न सिर्फ अप्रिशिएट किया, चाय भी पिलाई और 10 रुपए भी दिए और कहा बॉय कीप इट अप। जब पार्टीशन हुआ उन्होंने गुआचिया गला में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे दादा के 10 बेटे थे। राइट। वो डाकखाने में क्लर्क थे। तो जब पार्टीशन हुआ मुसलमानों के साथ कई तरह से ज्यादतियाँ हुई। अब उस डिटेल में इस प्रोग्राम में नहीं जा सकते। बहरहाल जंग ख़त्म हुए 1.5-2 साल हो चुके थे, बगैर हमारी फौजें बर्मा से बुलाई नहीं गई थी। अगर हमारे वो फौजी यहाँ होते इतना खून खराबा न होता। दूसरे ये भी हुआ कि एक चॉइस दी गई थी सरकारी मुलाजमों कि आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे या हिंदुस्तान में रहना चाहेंगे। जी जी। तो जाहिर है सारों ने कहा हम पाकिस्तान जाएंगे। तो हेड ऑफ द फैमिली या अर्निंग मेंबर जो है उसकी ट्रांसफ़र हो गई मियाँ वाली, ठीक, दादा। उधर 9 छोटे भाई रहमो करम पे तादाद। तो वाले साहब हम सबको लेकर आए, ट्रेन की छत पर बैठ गए। जबकि ट्रेन के अंदर मैं 1.5 साल का माँ की गोद पे था। तो जब ट्रेन रुकती वाले साहब छत से उतरते थे, मुझे गोद में लेकर ताज़ा हवा दिलाते थे। तो एक माई अपने तोते का पिंजरा भी लिए बैठी थी, कहने लगा पुत्र ऐन भी ताज़ा वालू आ दे। एक चैप्टर और है कि उन पेट्स का क्या बना पार्टीशन है, वो अलग कहानी। फास्ट फॉरवर्ड, मैं 1952 में जी। स्कूल दाखिल हुआ। मेरे वालिद साहब बिलीव करते थे कि 5 साल से पहले स्कूल दाखिल ना करो, वरना बच्चे का बचपन नामुकम्मल रहता। वो कॉस्मोपॉलिटन किस्म का था स्कूल, जॉन मैकडॉनल्ड, अब छोटा सा रह गया।
हमारे पारसी भी थे टीचर, एंग्लो इंडियन भी, क्रिश्चियन भी, मुसलमान भी थे। जी को एजुकेशन में माहौल बड़ा साफ सुथरा होता है, ये मैं आपको बता दूं। जी हाँ जी हाँ। तो कुछ मेरी परवरिश या तरबियत वहाँ हुई। जब मैंने मैट्रिक किया तो वालिद साहब ने पूछा, कुछ नंबर आ ही गए थे, और सब ने कहा कौन से सब्जेक्ट लेने, मैंने कहा मैंने फाइन आर्ट लेना है। और सब ने सिर्फ इतना कहा था, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रोटी कमानी बड़ी मुश्किल होगी। दूसरे ये भी कहा कि ये आसान नहीं है, इसलिए हर वेले काम करना पैदा है। तो इरफानुल्लाह बाबर जो बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने मेरा पुराना रिकॉर्ड निकाल के फार्म एडमिशन का मुझे दिखाया। उसमें एक कॉलम ये भी था कि आप बनना क्या चाहते हैं, तो मैंने लिखा था पेंटर। ये इम्तहान होता है, क्लेम तो बंदा कर लेता है, इसकी इज्जत रखनी बड़ी मुश्किल होती है। बहरहाल ये सफ़र ठीक रहा। मैं तफसील में जाए बगैर यही कहूँगा, फाइन आर्ट्स में एमए करने पर मुझे गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट जी हाँ। तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल, 67 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 67। मगर नौकरियां उनको मिली जो सेकंड और थर्ड आए। ठीक है, आर्ट की नौकरी थोड़ी। बहरहाल 1 रुपया महीना, एक रुपया रोजाना पॉकेट मनी कहाँ तक साथ देता यारों दोस्तों का। जी हाँ। बहरहाल 3 साल बाद जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे बड़ी मुतमईन होगा। किसने कहा था कि बड़ी बात है कि तुम ये फील्ड छोड़ के कहीं पेट्रोल पंप में सेल्समैन नहीं लगे। डॉक्टर साहब, 46 की आपकी पैदाइश है, और जो मैंने आपकी वो खूबसूरत नई रिसा शहर लाहौरियाँ पढ़ रहा था, तो उससे मुझे एक एहसास हुआ कि आप और लाहौर यकजान दो कालब है। आपने वाटर कलर में लाहौर को दस्तावेज किया, आपने ब्रॉडकास्टिंग में लाहौर क्या को जिंदा रखा, आपने लाहौर की प्रिजर्वेशन के लिए किया। लाहौर का आपके साथ ये रिश्ता, इसको कैसे बयान कीजिए? ये कई तरह से है। मैंने 6-7 साल की उम्र में ही 2 पहियों वाली साइकिल किराए की 2 आधे घंटे पर लेकर सीखी। मौलवी लतीफ वाला किस्सा सच है? मौलवी लतीफ बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था। उसने कभी किसी को नहीं कहा मैं नमाज, मेरे साथ नमाज पढ़ो। उसने कहा मुंडिया शाम लोगों में, मैं तो नमाज पढ़ने लगा। वो एक तो गलियाँ कूचे मैंने बाइसिकल पर सारे देख लिए थे, बल्कि बाद लोग शक की निगाह से देखते थे, शायद इधर ही कितने लुहारी च रहिंदा है। दूसरी उसके बाद फिर मेरा ट्रैवल हुआ। 6-7 साल मैं मुल्क से बाहर रहा। जी। इस्तांबुल में 6 साल रहा, उनकी ज़ुबान सीखी, उनकी पुरानी स्क्रिप्ट भी मैं जानता हूँ। जी। फिर इटली भी 1 साल रहा, उनकी ज़ुबान किसी हद तक गुजारा भी कर लेता हूँ। फिर मैं युगांडा 1 साल रहा। स्वाहिली थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी कि ईदी अमीन का धर्म तख्ता हो गया। वो अलग कहानियाँ हैं। इस नतीजे में पहुँचा कि दुनिया में अगर कोई मुल्क है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में कोई शहर है तो वो लाहौर है, और लाहौर में कोई इलाका है तो वॉल सिटी है या किला गुजर सिंह है, जहाँ मेरी ये निकलसन रोड और किला गुजर सिंह के आसपास साथ बिल्कुल बिल्कुल निकलसन रोड के पीछे किला गुजर सिंह पुराना है, उसके अपने 2 दरवाजे। आपके वाटर कलर जो है वो ऐसे नहीं है कि वो जो खास तौर पे जाने वाले मकाम है, वो आपने तो आम घरों को, आम गलियों को किया है। हाँ, वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये प्रोटेक्टेड है। हाँ जी हाँ। जबकि ये झरोके लकड़ी के, ये हवेलियाँ, ये प्रोटेक्टेड नहीं, ये ढाई जा रहे। बड़े बड़े माहिर लोग हैं, ये चुन के खूबसूरत बिल्डिंगें वो 1.5 मरले ज़मीन के खातर उसको ढा देते हैं। ना वो राज मिस्त्री रहे,
ना वो जी। तरखान रहे, ना वो लोहार रहे जो ऐसी चीज दोबारा बना सके, और ना उसमें वो तारीख का वो फ्लेवर आ वो पाएगा। फ्लेवर आ पाए। वजह फरमाया डॉक्टर साहब, ये तो आपकी मोहब्बत इसलिए भी चल रही थी कि आप ग्रो ही वहां पे किए थे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं बाजारों में। तो लाहौर शहर तो बहुत फैला हुआ है, अब तो करोड़ से भी ऊपर आबादी चली गई। ये जो आपने खास अपने जिम्मा काम ले लिया, जो कि एक हर कम्युनिटी कंसर्न शहरी का होना चाहिए था, कि इसको प्रिजर्व करना है। कभी आप टॉरंटन मार्केट के लिए लड़ रहे हैं, कभी आप ऑरेंज ट्रेन के लिए अदालतों में पहुंच रहे हैं, तो किस हद तक कामयाबी हुई और कैसे समझते हैं कि अब शहरों को बदलना तो है, लेकिन इनका ये जो निशान है, ये एग्जीबिशन हॉल है टोरंटन वाला, ये अच्छा बुर्जी ना खराब हो जाए, ये फला ना हो जाए, तो किस तरह से आप ये प्रेजर्वेशन वाला मामला कैसे आया? पहली बात तो यह है, शहर जुबानों की तरह बदलते रहते हैं, जी हाँ, मगर वो जमाने का साथ देते हुए, राइट प्लानिंग के तहत। राइट। लेकिन उसमें चीज़ें जो है वो प्रिजर्व होनी चाहिए, कि बंदा लाहौर आके पूछता ना फिर मैं किस शहर आ गया। दूसरी तरफ आ रहे हैं कि ये स्ट्रगल, हमने टोरंटन मार्केट की स्ट्रगल जब की, मैंने कह दिया था हम अदालत में नहीं जाएंगे, हम मुकदमा हार जाएंगे, जुमे की शाम को अनाउंस होगा, हफ्ता इतवार अदालतें बंद होगी, रातों को ढा देंगे। जी हाँ, मैंने कहा पब्लिक को अवेयर करो, जुलूस निकालो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इनको इतना इतना बदनाम कर दो कि छोड़ के भाग जाए। टोरंटन मार्केट 17 कनाल 10 मरले माल पर, जो भी आया उन्होंने कहा नहीं ये ढानी नहीं चाहिए, मुझे दे दो। ये एक बकरी है कि वो मैं इसको हलाल करूंगा। तो टोरंटन मार्केट पता चला ये किसी की भी नहीं है, यस, ना कमेटी ये की तो भी नहीं। 1911 में एग्जीबिशन हाल जो सरकारी है, किसी की कैसे हो सकती है? ये पहले कमेटी कहलाती थी जी, उसकी मलकियत नहीं, फिर म्यूनिसिपल कमेटी बनी उसकी भी नहीं, एलडीए बना, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनी, किसी की भी नहीं। पता लगा इसकी जगह जब 11 मंजिला बनानी थी तो बैंक ने मांगा मलकियत के कागजात, पता चला किसी की भी नहीं। ये बची इसलिए है। वो दूसरी तरफ इसका खसरा नंबर है 420। आज भी वही लोग हैं कहते ये ढाके यहाँ 3 स्टोरी अंदर पार्किंग प्लाजा बनाएंगे। मैं मेरी गाड़ी तो 3 मंजिला पार्किंग में उतर अगर गई तो बाहर नहीं आ सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि स्ट्रगल करना में जीतना जरूरी नहीं है। दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त। इस हद तक फाइट दो कि दूसरा थक जाए, या लोग कहें कि भाई हाँ इसने अपना फर्ज अदा कर दिया। जीतना जरूरी नहीं। कामयाबी की जमानत को नहीं होती। ऑरेंज ट्रेन वॉल ऑफ बर्लिन है जिसने हमारे शहर को तकसीम कर दिया। मुस्तनसर हुसैन तारर से लंबी सिटिंग हुई, उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा ये मेट्रो ट्रेन जो है ये एक दिन ढा दी जाएगी, इसको चलाने का खर्चा इतना जो है वो अवाम दिए जा रहे हैं। चीन ने कर्जा दिया है, तोहफा नहीं दिया है। जी हाँ, कर्जा है और ह्यूज है। डॉक्टर साहब, हमने आपको एक उस्ताद, एक फनकार, एक आलम की हैसियत से तो एक बेनियाजी होती है उस कैफियत में देखा, तो इसके होते हुए ये पुरानी गाड़ियों का शौक कैसे बीच में आया? पहली बात यह है, जो साथ दे फिर वो भी कहता साथ निभाना साथियों। वाह। ये गाड़ी मैंने हरी गाड़ी जो है सन 81 में खरीदी थी जी, यही मैं अफोर्ड कर सकता था।
और ये मेरे साथ खुश है। तो मैं तो नहीं कहता लोगों को, अच्छा, ये कलेक्टर्स वाला पैशन नहीं है? लेकिन मैं अपनी बेगम को ब्याह कर इसी में लाया था। वाह। गाड़ी भी वही, बेगम भी वही है। इसके अलावा एक और गाड़ी है मेरे पास, मॉरस जी। वो कहने को तो 58 मॉडल है, राइट। उसका इंजन और भी पुराना है। वो आपने मजे की बात बीच में फरमा दी कि भाई ये वो गाड़ी है जिसमें मैं अपनी अहलिया को इस घर में लेके आया था। तो डॉक्टर साहब, जब आप टर्की गए फिर इटली गए, तो अगर मैं गलती नहीं करता तो वो 70 की दिहाई थी। तो देखिए, मैं 72 में गया जी। सिर्फ 2 साल की सर्विस थी, ये छुट्टी नहीं मिली थी। तो वलीउल्लाह खान मेरे उस्ताद थे, मैंने कहा छुट्टी नहीं मिल रही, कहने लगे यू आर यंग मैन, तुम सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हो। मैंने कहा नौकरी का क्या बन, कहने लगे इफ यू आर प्रॉपरली क्वालिफाइड जॉब विल रन आफ्टर यू इंस्टेड ऑफ यू रनिंग आफ्टर इट। और उसके बाद मैं एक दिन भी बेरोजगार। एक मेरा ऐसे सवाल था कि टर्की और इटली दोनों को फितरत में हुस्न का हर जो जाविया है वो बहुत फरावानी से दे रखा है, और आप भी नौजवान थे, तो कोई दिलचस्प मामलात पेश आए? दिलचस्प मामला तो बेशुमार हैं। मुसलमान मुल्कों में तुर्की सबसे अच्छा है। बुझा। उनकी तालीम जो है अपनी जुबान में होती है, पहली से लेकर PhD तक। राइट। मेडिसिन, मैकेनिक्स, हर किस्म की साइंसेस अपनी जुबान में। और नॉमिनल सी फीस। सही। और छोटी क्लासों में तो कंपल्सरी है, और बल्कि छोटा सा हल्का सा खाना भी उनको मिलता है। उनकी उस जमाने में भी 80% से ज्यादा तालीम थी, लिटरेसी रेट था उनका। लिटरेसी रेट था। मैंने कहा ये बाकी क्यों निकाल गए, वो बाबे हैं। अच्छा, वो दे आर बियॉन्ड दैट, डजंट मैटर एनी लॉन्गर। ये आज भी हम 80%, हम तो 58-59 पे हैं, और उसमें वो खानदगी शामिल है, उसमें वो भी शामिल है। दूसरे ये, मैं कहीं तस्वीर बना रहा था गांव में कहीं जी, तो एक बंदा अपने भतीजे या पुत्र को कहने लगा तू ही पढ़ जा। तो कहने लगा ते डंगर तू चारेगा। मेक सेंस। यस। हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, उसके पीछे वजह तो देखें। जी। हम इतने सारे बच्चे समझते हैं क्यों पैदा किए, उसकी वजह तो देखिए। अनदर अर्निंग एंड हर होने बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ, लेकिन अब ज़ाहिर है कि नए जो टेक्नोलॉजी है, नई मईशत है, उसमें तो ये नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, बीसी सान्याल जब यहाँ से गए तो गालबन वो मिड-40s में थे ऑलरेडी, और आपके वालिद के साथ उनका खास ताल्लुक था। कुछ फरमाइए उनके मेरे बारे में। वालिद साहब के वो उस्ताद थे जी। जब सन 47 हुआ तो कश्मीर गए हुए थे सान्याल साहब जी। वो आ गए लाहौर सितंबर में या अक्टूबर में। तो वालिद साहब ने कहा कि आप क्यों आ गए हैं, यहाँ तो फसादात है, कोई पहचान ना ले आपको। उनका स्टूडियो था रीगल सिनेमा जी में। जी। तो उन्होंने उनको उनका सारा सामान जितना हो सका उनको दिया, साथ 2 PN भी दिए, क्योंकि पाकिस्तान टाइम्स पैनोरामा सेंटर में था। बजा फरमाया। तो कह रहे थे डोंट गो आउट। अच्छा डॉक्टर साहब, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स 1911
मेयो स्कूल के नाम से शुरू हुआ। इसकी तारीख जरा श्राउडेड इन मिस्ट्री कह सकते हैं। जी 1864 में जब टोरंटो मार्केट में एग्जीबिशन हुई, वो एग्जीबिशन जरा फर्क थी, वहाँ पे कारीगर काम कर रहे थे, जी जी आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, लोग जी। देख रहे थे। तो उसी में से कुछ लोगों को रख लिया गया था एक स्कूल, आर्ट स्कूल बनाने के लिए। सही। तो इस तरह कहा जा सकता है कि म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट का पहले नाम म्यूज स्कूल भी नहीं था। वो तो 1872 में जब लॉर्ड मेयो, पठान का नाम मुझे भी याद आ जाएगा, अफरीदी था जिसके हाथों मारा गया लॉर्ड मेयो, इस स्कूल का नाम म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। तो 1894 में 3 बिल्डिंगें बनी, म्यूजियम, म्यूज स्कूल ऑफ आर्ट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये तीनों जुबली बिल्डिंग्स कहलाती हैं। ये मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौके पर, बिजली के आने से पहले, हम्म। इसके बनावट ही कुछ ऐसी कि हवादार थी, बगैर पंखों के। ठीक। पहली तो बात यह है, सन 47 में इसके स्टूडेंट्स 5-10 रह गए। ठीक। यही हाल सड़क के पार पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में 5-7 स्टूडेंट रह गए। इसकी 2 वजूहात है। एक तो मुसलमानों में को मुसव्वरी का खास रुझान नहीं, जी जी। दूसरी ये है कि मुसलमानों के तो पास तो पैसे ही नहीं थे कि प्राइमरी स्कूल में ही बच्चे को दाखिल करवा सके। पाकिस्तान बनने की बड़ी वजह इक्तसादियात भी थी। जाहिर। किसी ने कहा था, ये मेरी नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए, ये तो हिंदुओं का मकान है, ये तो मुझे प्रमोट करो, तुम्हें चीफ गेस्ट बुलाया है, तो हिंदुओं का मकान। मैंने कहा जी आप ठीक कहते हैं, ये हिंदुओं की मलकियत थे, गारा और ईंटें मुसलमान मजदूरों ने उठाए थे, और पाकिस्तान बनने की वजह भी यही। इधर आते हैं, म्यूजिक स्कूल ऑफ आर्ट से नेशनल कॉलेज बना सन 58 में, 58 में। जी। कोलंबो प्लान के तहत कुछ टीचर्स आए थे अमेरिका से। एक टीचर आया था जापान से, इंग्लैंड से भी आए थे। उन्होंने इसको मॉडर्न लाइन्स पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसकी वजह ये थी कि वो जो कारीगर थे जो टोरंटो मार्केट में काम करते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना काम जानते थे। तो क्राइटेरिया यही रहा था कि अपना काम जानते हों। लेक्चर देने वाले उस्ताद कुछ और थे, उसको एकेडमिक्स डिपार्टमेंट के नाम का नाम दिया था। ये लेक्चर देने वाले उस्ताद हैं और ये प्रैक्टिकली काम करने वाले, ये तरखान हैं, ये ब्लैक स्मिथ हैं, ये कुम्हार हैं, ये ड्राइंग मास्टर हैं। तो अपग्रेड ये हुआ सन 58 में, और स्पॉननबर्ग अमेरिका से आए थे, वो इसके पहले प्रिंसिपल थे। अगरचे आइडिया शाकिर अली साहब का था, मगर उनको साइड लाइन किया गया था, स्पॉननबर्ग ने चलाया। उसके बाद शाकिर साहब आ गए, उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। बहुत बड़ी। क्यों, वो तो ये भी था ना कि लाहौर में आए तो रामपुर से थे, लेकिन वो यहाँ मौसीकारों के साथ, अदीबों के साथ शाकिर अली हिस्सा बन गए थे लाहौर के लैंडस्केप का। रामपुर के पैदाइश थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे से क्वालिफाइड थे, और उसके बाद वो कई साल वो ईस्टर्न जर्मनी के बहुत सारे ममालिक में उन्होंने तालीम भी हासिल की, डिप्लोमेज भी, और 1-2 शादियाँ भी की थी, लेकिन बाद में आखिर में अकेले रह गए। शाकिर साहब आखिरी उम्र में तो तन्हा थे। नहीं, वो तन्हाई इस तरह थी
कि वो उन्होंने एक ड्रीम हाउस बनाया। जी। वो उनको फिक्र थी कि ये मेरे बाद ये कायम रहे। उन्होंने जो भी कमाया कई बार तो इनके उनके यार दोस्त या क्लाइंट्स खरीद ले गए तो उन्होंने फौरन वो पैसे उसी में लगा दिए। ये बड़ा अलमिया है कि शाकिर साहब जनवरी 75 में मैं पाकिस्तान आया हुआ था, उनको फालिज हो गया। तो खालिद इकबाल साहब उनका इलाज करवा रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई उनके इलाज के लिए कुछ पैसे हम इकट्ठे करें। खालिद इकबाल साहब कहने लगे नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, जब ख़त्म हो जाएंगे कह दूंगा। क्योंकि शाकिर साहब चेक पर दस्तखत करने की पोजीशन में नहीं थे। तो जब अचानक उनका फिर इंतकाल हो गया तो फिर शाकिर साहब के लवाकिन भी पैदा हुए। जी, ये हम इस रवायत से भी वाकिफ हैं। तो हनीफ रामे ने कहा नहीं, इनके लवाकिन को पैसे दे देते हम, ये गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो मार्केट वैल्यू 2 कनाल की 1,55,000 ये फाइलों पे है। जी। तो उनके लवाकिन ने कहा नहीं, हम तो 3,10,000 लेंगे क्योंकि ये म्यूजियम है। तो हनीफ रामे ने कहा दे दो, नो और नेवर, यस। ये डिवाइड हो जाएगा, बिक जाएगा। उनकी वजह से बच गया। उसमें कुछ काम है और कुछ काम मेरा ख्याल है तितर बितर हुआ भी होगा, बहुत कम काम है उसमें। जैसे आपकी लाहौर से मोहब्बत है, इसी तरह से एक और नाम भी आता है कुरान नेवल का। परान नवेल ने किताब, सबसे अच्छी किताब जो लाहौर पर लिखी गई वो परान नवेल, अ सेंटिमेंटल जर्नी। अ सेंटिमेंटल जर्नी, वो मुझे वैनगार्ड बुक से मिल गई। मैंने पढ़ के ना वो एक दूसरे दिन का इंतज़ार नहीं किया, मैंने अपनी बुकलेट पब्लिशर के नाम भेज दी कि ये ऑथर प्राण नवेल को दे दे। बस हफ्ता 10 दिन बाद इंडिया से आ गया। अफसोस की बात है अब डाक इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं आ जा रही है। जी हाँ, जी हाँ। फिर उन्होंने, एंड नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने 70s में भी ये देखा हुआ है। मैं जी। तो बहरहाल मुझे फिर एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया प्राण साहब की मेहरबानी से। जी। तो मैं चंडीगढ़ गया, तो फिर वहाँ पे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे रिसीव किया दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो एक होटल में ठहराना चाहा तो सीखने का नहीं, आपको वीज़ा चंडीगढ़ का, आप और रात दिल्ली में नहीं ठहर सकते। तो उन्होंने फिर मुझे बस में बिठा दिया, चंडीगढ़ चला गया। प्राण साहब बाद में मिले वहाँ पे, तो उनसे मेरी दोस्ती उनके आखिरी दम तक रही। वो भी मेरे वालिद साहब की उम्र के ही थे, वो भी 1922 की पैदाइश थी। हाँ जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो उम्र ज़्यादा तवील पाई, करीब 100। उन्होंने उम्र ज़्यादा पाई है। वो 20 साल निहाल ने भी कम हो गई। वो तो शायद 102 साल की उम्र जी में हाँ, मौत हुई। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया। एक बातों बातों में एक अच्छे उस्ताद की तरह बीच में निश्तर लगा गए कि भाई मुसव्वरी हमारे यहाँ कुछ ऐसा उसको वो तकरीम नहीं दी जाती, उसकी एक तारीख है। तो अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि फ़नून, ये मुजस्समा साजी है, ये तामीरात हैं, ये पेंटिंग है, ये मौसीकी है, क्या आने वालों से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात ये मैं कहूँगा, हिम्मत ना हारें। बजा जो बच्चा शेर कहने लग जाता है उसको मार पड़ती है। जो तस्वीरें बनाने लग जाए जली हुई लकड़ी से उसको मार पड़ती है।
जो गाने लग जाए मार पड़ती है, उसको कहते ए ने खोते ही चारने, इन्हें कुछ कमाई नहीं करती। लेकिन जो इतने धमकियों के बावजूद, मार पीट के बावजूद भी अपने काम में लगा रहे, वो जोहरे काबिल है। इंडिया में 1000 मुसव्वर होंगे, हमारा एक। वो 1000 मौसीकार होंगे, हमारा एक। लेकिन सादकैन, अलाबख्श, शाकिर अली, आना मौलक अहमद उधर दोबारा आते हैं हम। उस पाए के उनके पास कोई नहीं। दिलीप कुमार को भी हिंदू नाम एडॉप्ट करना पड़ा। रफ़ी भी बिलालगंज का था। जी हाँ, जी जो फरमाया आपने। टॉप के हम नहीं दिए, ये मैं को रिलीजियस बयास की बात नहीं करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मुआशरे का बयास है कि उन्होंने इनकरेज नहीं किया। जोहर काबिल भूख से नहीं डरता है। सुभान अल्लाह, या फरमाया। गालिब के पाए का शायर नहीं है कोई। ये तो है, ये तो है। या साहब, आप सब थोड़े बड़े होंगे उम्र में, लेकिन क्या मौका मिला कि सतीश गुजराल से कुछ राब्ता रहा हो? तो सतीश गुजराल से मैं यहाँ भी मिला था जब वो आए थे, और फिर मैं दिल्ली में भी मिला था। बल्कि उस वक्त ज़रा वो थोड़े एब्सेंट माइंडेड हो गए थे आखिरी सालों वो उम्र के तकाजे में। जी, जी। हमारा हाल पता नहीं क्या होना है, ये एक स्टेज होती है। मैं वहाँ भी मिला था, यहाँ भी। वो आर्किटेक्ट भी थे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि वो तो बाज नमूने तो न्यू दिल्ली में ख़ास कुछ सफारत खाने उन्होंने बिल्कुल वो ख़ास डिज़ाइन में बनाए हैं। एक उस्ताद के तौर पे आपको जो इतना मौका मिला तवील अरसा पाकिस्तान के बच्चों को फ़नून आलिया की तालीम देने का, तो इस तजुर्बे को कैसे सम अप कर देंगे? जब उस्ताद अच्छा मिले जी, वो बाद में अपने शागिर्दों के लिए भी अच्छा उस्ताद साबित होता है। ये दिए से दिया जलाने वाली बात है। वाह, मुझे असलम मिन्हाज साहब मिले थे। जी हाँ, और आप उनका हमेशा एहतराम से जिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे जब भी कोई मिले, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले जो कि मना करता हूँ, भाई भी तुम अब बालग हो गए हो, बराबर के हो। देखे, वो उस्ताद बड़ा नालायक होता है जिसके कुछ स्टूडेंट उससे आगे ना निकल जाए। सही फरमाया। वरना इंसान गारों से बाहर आता ही ना। जो आगे जाना है आने वाली नस्लों को। जो हमारे जमाने में था वो अब नहीं ना, गलत है। हर जमाने में चंद एक बड़े लाइक स्टूडेंट, ज्यादा मीडियोकर, चंद एक बुद्धू। जो बुद्धू है वो हमारा कसूर है, उनका नहीं है। तो वो उस्ताद नालायक है जो उंगली पकड़ के चौक पार कर आ रहा हो। उसको बच्चे को कहे, भाई मैं यहाँ तक तुम्हें ला सका था, अब तुम वो पार खुद ही करो। वो नाश्ता टापता चौक पार कर लेगा। अगर उसको उंगली पकड़ के उस्ताद चौक पार कराता रहेगा, जिस दिन वो उस्ताद नहीं होगा, बच्चा जरूर टांगे के नीचे आ जाएगा। मुजाफर में इजाज़त, मेरी एक दरख्वास्त है कि हम जो चाह रहे हैं कि हमारे दोस्त जो हैं ये ना कुछ आपका जो स्टूडियो है, जो अनवर साहब के कार्टून्स हैं, कुछ उनका अगर ले लिया जाए तो बहुत ही आपकी मेहरबानी। आपकी शफकत पे बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी, और मुझे उम्मीद है कि सदरंग देखने वालों ने आज एक उस्ताद से मुलाकात की होगी। उस्ताद से मुलाकात एक एजाज़ होता है। आपका बहुत शुक्रिया।
ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੋ ਆਨੇ ਪੁੱਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ चला गया। ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਸਲ ਹੈ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ 'ਚ राइट। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀਗੇ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ जी बिल्कुल जी। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। जी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ ਪੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। उन्होंने भी यही किया सी, पुटिया के पैसे देने दो। वो मासूमियत बहुत मजे की है। तो रुस के चला गया। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 10 ਭਾਈ ਸੀਗੇ जी ਦਾਖਲੇਸ਼ ਕਲਰਕ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜਾਇਆ। राइट। ਉਹ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ वो खुद ब खुद वो हो जाता है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 9ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ BA ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਫਾਈਲ ਵਰਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। Essentially यानी अंडरलाइंग वजह ये अंडरलाइन ऐसा तीखा जुमला है इन कहानियों में, प्रीफेस नहीं कि साड़ियाँ ते नस्लां रुल गई हैं। अक्टूबर 58 वाला साहब ਤੇ ਅਪ ਟੂ 58 ਨਸਲਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, आपने भी आप फरमाया ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ। जी ऐसे ही है। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ, जी ਇੱਕ ਕਟਿੰਗਸ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ये है ना जब साफियों को कोड़े लगाए गए 13 मई 78, और एक किसी अखबार ने नहीं छापे कि अनवर साहब ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, राइट सर। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਪੀ ਹੈ। राइट। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ जी वो यस बिल्कुल ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਸ ਫਰਮ ਨੇ। राइट। ਕੰਮ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। सजा सुनाने वाला उससे ज्यादा डर रहा है जिसको सजा सुनाई गई है। तो ये तो तारीख का लेसन है। मैं जमीर बेचने से पहले, जमीर बेचने के बाद। अच्छा ये सेंटर तो अब ज्यादा वो फ्लरिश कर रहा होगा। ओ पासवान गिव मी हाफ एन आउंस ऑफ ओपियम, ये 500 का नोट दे रहे हैं, हाफ एन आउंस ओपियम के कोई बड़ी होएगी, रेजगारी भी होगी। इट इज ओपियम ऑफ रिलीजन। यस। जिस तरह आजकल उन्होंने देता ना जी कामरान लाशारी नू मकबरा जहांगीर भी देता है, लाहौर फोर्ट भी देता है, शालीमार बाग भी देता है। It fits into that. He's designing a poster, visit Pakistan and see falling historical monuments. ये डॉक्टर एजाज अनवर साहब के कारहाय नुमाया हैं। उनमें से एक ये भी है जिसका ये जिक्र नहीं करते। ये लाहौर में 2 चीज़ें, व्हील चेयर और वाइट जो केन होती है ब्लाइंड
शहरियों के काम आती है। ये उसकी तकसीम का और फरहमी का इंतज़ाम भी करते हैं। ये ओल्ड लाहौर है प्रॉपर। भगत सिंह भी यहाँ था जी। ब्रैड लॉ हॉल। मूवमेंट लंदन में चल रही टू सेव ब्रॉड लाहौर। राइट। कई तो इलेक्ट हुआ था एमपीए, जी। मगर इसने इसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया क्योंकि इसने बाइबल पर ओथ लेने से इनकार कर दिया कि मैं सबका ही हूँ। सही। डॉक्टर साहब, ये कौन सा वाला बाजार होगा? ये आप चिट्टे दरवाजे से दाखिल होते हैं वजीर खान की मस्जिद को। डॉक्टर साहब, इसका क्या पस मंजर हुआ कि था तो ये लैंडस्केप, तो ये जो दो ये खातून के जो चेहरे, ये मैं चुगताई साहब की पेंटिंग्स में से अच्छा। ये चेहरे लिए हैं। जी। और ये भी स्टोरी टेलर नाम है पेंटिंग का, इसके पीछे राइट। ताजमहल है। ये क्लेम करते थे कि हमारे आबा अजदाद ने ताजमहल बनाया। ये वो खूबसूरत मकान है जो ऑरेंज ट्रेन की जद में आके ढा दिए गए। झरोके मैंने इकट्ठे कर दिए हर तरफ से, कुछ किला गुजर सिंह से है, मत्ती हवेली का सारे, क्योंकि अब झरोके ख़त्म हो रहे हैं। ये वॉक फ्रॉम नीला गुम्बद टू लोहारी। ये दुरानी सर्जिकल्स हैं जी। उनका साथ वाला दुकानदार आया, कहने लगा जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो नूरानी का ने कहा नहीं, मेरी गाड़ी तो खड़ी है। तो पता चला नूरानी की गाड़ी चोरी हुई थी, उन्होंने कवर नूरानी का उठा के दूसरे पे डाल दिया और गाड़ी ले गए थे। फर्स्ट लेडी कैबिनेट सेक्रेटरी, ये उनकी टेबल है। उनकी जब हो गई इस्लामाबाद ट्रांसफ़र तो पता चला उनके दफ्तर में लेडीज़ टॉयलेट ही नहीं है। उनकी तहरीक पर तमाम सरकारी दफ्तरों में लेडीज़ टॉयलेट भी बनाए गए। जी। अनवर अली साहब इनकी ये 83 के फौत हुए थे। 2004 83 थर्ड ईयर में। ये तो हो गया टाइपराइटर, ये हो गई फैक्स मशीन, ये हो गया वो जो जिसपे वो टेप चला करती थी। रिकॉर्डर ये वाल साहब अमेरिका से लाए थे। ये वो है जिस पर मैंने डॉक्टरल थीसिस टाइप किया, ये खरीदी। और इनका ये ASTF QWERT नहीं है। इसकी अरेंजमेंट तुर्की ज़ुबान के मतलब है। मैं 10 उंगलियों से उस ज़माने में करता था टाइप, अब भी करता हूँ जी। आई हैड टू अनलर्न इंग्लिश कीज। इस पर मैंने अपना थीसिस इस पर टाइप किया। ओवर सर ये तारीफ करवा दीजिए। ये शेख अहमद थे, ये सबके दादा उस्ताद आला मोल्का अहमद के हस्बैंड। राइट। शेख अहमद जब आपने कहा तो। और इन्होंने आज़ाद कश्मीर का फ्लैग डिज़ाइन किया था। सही। ये हमारे पास नई गाड़ी कभी नहीं थी, पुरानी थी। एक तो उधर देखी मॉरिस ऑक्सफोर्ड में हमारी ओपल 51 थी। आपकी बहुत अनायत और आपने